नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रभारी सतीश पुनिया सहित कई सांसद और कैबिनेट मंत्री मौजूद उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई बैठक में मौजूद रहे। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में सभी उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद जानकारी यह है कि आज सुबह छोटी टोली के सामने भी सभी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। इस चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। इस मंथन के बाद माना यह जा रहा है कि कभी भी उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। ऐसे में नगर निगमों में मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले बाजी मार ली। इस बार कांग्रेस की रणनीति बीजेपी से ज्यादा सदी हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि अपने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती में किसकी रणनीति क्या कहती है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पूरा हो चुका है। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रभारी सतीश पुनिया सहित कई सांसद और कैबिनेट मंत्री उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई बैठक में मौजूद रहे। लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में सभी उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद जानकारी के मुताबिक छोटी टोली के सामने भी सभी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। इस चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। इस मंथन के बाद माना जा रहा है कि कभी भी उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। बीजेपी की ओर से हर नगर निगम और अलग अलग निकाय चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर चर्चा के बाद नामों को फाइनल किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीनों नगर निगमों के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने पंचकुला से सुधा भारद्वाज, अंबाला से कुलविंदर कौर और सोनीपत से कमल दीवान को उम्मीदवार बनाया है। चुनावों के नतीजे जो भी हो, लेकिन उम्मीदवारों के नाम जारी करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की रणनीति साफ नजर आ रही है। पार्टी में जहां मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, वहीं शेष उम्मीदवारों का नाम भी जल्द जारी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले नामांकन के बीच कौन पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करता है। कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो निकाय चुनाव को लेकर किस पार्टी की रणनीति क्या कहती है, खासकर कांग्रेस और बीजेपी में बेहद अहम ये टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ आपने अपने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मौजूदगी भी दर्ज करानी है। खासकर कांग्रेस को, जो कि लंबे अरसे से अंदरूनी कलह से, नूरा कुश्ती से और कहीं ना कहीं संगठन के अभाव से भी जूझ रही थी। एक दशक हो चुका था, लेकिन हम देख रहे थे कि संगठन का अभाव है। लेकिन जब संगठनात्मक संरचना बनाई गई कांग्रेस के अंदर, तो अंदरूनी जो कलह थी वो उभर कर सामने आने लगी गाहे बगाहे। लेकिन बावजूद इसके पार्टी एकजुट होती नजर आई। लेकिन अब बीते हम राज्यसभा चुनाव को देखें तो उसमें एक स्पष्ट संदेश जरूर दिया गया। जिस तरह से 5 विधायकों के कांग्रेस के, जिनके तकरीबन क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की थी, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, उन्हें सस्पेंड किया गया। अब वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिली। ऐसे में अगर नामों के ऐलान की बात की जाए तो इस बार जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो बीजेपी से ज्यादा सटीक और सदी हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नामों के ऐलान में भी वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है कांग्रेस हरियाणा में। क्योंकि अगर मेयर उम्मीदवारों के नामों की बात की जाए तो पंचकूला से सुधा भारद्वाज, अंबाला से कुलविंदर कौर और सोनीपत से कमल दीवान के नाम का ऐलान किया गया है। अब आगे रणनीति क्या कहती है। बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई है और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। सदी हुई रणनीति होगी। हालांकि इसका फायदा अक्सर यह कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को मिलता है निकाय चुनाव का, क्योंकि क्षेत्र में विकास होते हैं और तमाम अहम मुद्दे होते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनय सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे अहम बात है कि अक्सर हम देखते हैं कि चर्चा हिसार से और पानीपत से होती है, लेकिन इस बार
डॉक्टर महेश हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हैं लाइव, और पानीपत से जो हमारे गेस्ट जुड़ते हैं देवेंद्र हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़े हुए हैं। उनका तारुफ मैंने आपसे करा दिया। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं। निकाय चुनाव की हम तैयारी लगातार देख रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कभी बीजेपी आगे आती है, कभी कांग्रेस आगे आती है, रणनीतियां बेहतरीन बनाई जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके अब क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? वेट एंड वॉच की स्थिति है। आज की अगर अपडेट हम जानने की कोशिश करें तो बीजेपी के जो मंथन चल रहा है उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? देखिए सौरभ, निकाय चुनाव की तैयारियां और जोर पकड़ी हैं। आज 20 तारीख हो गई है। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। 25 तक, 21 से 25 तक जी। 27 तारीख को स्क्रूटनी होगी। जो नामांकन भरे जाएंगे उनके दस्तावेज, उनके साक्ष्य है और ठीक तरह से भरे गए नहीं भरे गए, इसकी चेकिंग होगी 27 को। 28 को विड्रॉल, मतलब नाम वापस लिए जा सकते हैं। अप्रैल 30 का महीना है, तो नाम वापस लेने की तारीख के बाद 2 दिन का है और 10 मई को वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर नामांकन दाखिल करने के बाद ये तय होने के बाद कि मैदान में किस पार्टी का या कोई इंडिपेंडेंट भी है, कौन कौन रह गए हैं, कौन कौन से इस दंगल में पहलवान उतरे हैं जिनमें मुकाबला होना है। तो 12 दिन का चुनाव प्रचार रहेगा। सिर्फ 10 मई को मतदान हो जाएगा। जहां तक मेरी समझ है, जो माहौल है बना हुआ, मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी के उम्मीदवारों और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों में है। इस बार क्या हुआ, 2014 से लेकर अब तक 2026, मतलब पिछले 11-12 साल में बीजेपी जब से सत्ता में आई है, चूंकि केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, रिकॉर्ड बना है। बीजेपी की ये रवायत रही है अब तक। उम्मीदवारों का ऐलान करने में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमेशा लीड ली है। हमेशा, मेरे को नहीं लगता कभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी से पहले किया हो। पहली मर्तबा ऐसा है, क्योंकि अब कांग्रेस का संगठन भी बन चुका है, जोश थोड़ा सा हाई है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में घमासान था, राज्यसभा के जो चुनाव परिणाम है, कांग्रेस के साथ दुर्घटना होते होते बच गई, उम्मीदवार जीत गया। अब उससे उबर कर, और बजट सेशन था वो भी इस बार बहुत वार पलटवार हुए हैं। अब जाकर 15 महीने बाद ये दूसरा चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों का आमना सामना होगा। चूंकि अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे, ठीक 15 महीने बाद अब ये निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में भी मैं ये मानता हूं, जो मेयर पद का चुनाव है इसको मिनी एमएलए हम कह सकते हैं, क्योंकि एमएलए से थोड़ा सा नीचे का चुनाव है। प्रतिष्ठा की बात है। पिछले साल 2025 में मार्च में जो चुनाव हुए थे, 10 मेयर पद के चुनाव थे, 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मानेसर की एक निर्दलीय महिला जीती थी। तो बीजेपी का रिकॉर्ड बहुत शानदार है निकाय चुनाव में भी। तो बीजेपी इस अपने रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहेगी और रिकॉर्ड को और दुरुस्त करेगी, ज्यादा लीड बढ़ाने की कोशिश करेगी। और वैसे भी 3 जो चुनाव है, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, ये शहरी क्षेत्र है और यहां कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है। लेकिन बीजेपी अपनी नीतियों के कारण, संगठन के कारण, सरकार होने के कारण बहुत आक्रामक रणनीति बनाती है बीजेपी। इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ सामने आई है पहले। लेकिन एक बड़ी बात यह है सौरभ जी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्होंने जातीय कार्ड खेला है, जो हिट फार्मूला है बीजेपी का कि सभी जातियों को मान सम्मान देना, उनको साथ लेकर चलना, समीकरणों का ध्यान रखना, संतुलन बनाए रखना। तो कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है पंचकुला में, पंजाबी कार्ड खेला है सोनीपत में और बैकवर्ड बी वाला कार्ड खेला है अंबाला सिटी में कुलविंदर कौर के रूप में। तो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक तरह से फील्डिंग सजाई है कांग्रेस ने। अब देखते हैं आगे चुनाव कैसे चलता है। अब बिल्कुल बेहद अहम बात है, चुनाव आगे कैसे चलेगा, किसकी क्या तैयारी होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि निकाय चुनाव नर्सरी भी कही जाती है, जैसे हम अक्सर चर्चा भी करते हैं। अब तैयारियां क्या हुई हैं, ये बेहद अहम बात है। खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें, क्यों वेट एंड वॉच की पॉलिसी में बीजेपी नजर आ रही है। महेश, बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कोई एक है तो वो नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री, सबसे अहम जो पूरा चुनाव में हमने एपिसोड देखे हैं, तमाम जो नगर निगम के पहले हरियाणा प्रदेश में
करवाए गए थे इलेक्शंस, उसमें क्या देखने को मिला था कि उम्मीदवार गौण हो जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गौण कर दिया जाता है, किसे टिकट दिया, कौन चेहरा है, कोई बहुत ज्यादा अहमियत उसे नहीं दी जाती है। क्योंकि नायब सिंह सैनी जब प्रचार के लिए नगर निगम क्षेत्र में उतरते हैं, रैली की तैयारी करते हैं, जनसभा की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह के रोड शो की जब तैयारी की जाती है, तो दो टूक नायब सिंह सैनी मंच पे खड़े होते ही पहली एक बात जो है वोटर्स के सामने रखते हैं कि देखिए आपका उम्मीदवार कौन है, इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आपका उम्मीदवार कमल का निशान है और आपका मेयर नायब सिंह सैनी बनेगा। अब किसी भी नगर निगम क्षेत्र में, किसी भी शहर में जाकर अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री ये कहे कि आपका नगर निगम फला नहीं बनेगा, एक्स नहीं बनेगा, वाई नहीं बनेगा, बल्कि नायब सिंह सैनी बनेगा, तो वोटर्स को ये लगने लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ही आपका मेयर बनने के लिए तैयार है तो फिर परेशानी क्या है, फिर किसी और की जरूरत कहां है। और ये हमने तमाम इलेक्शंस में पहले भी देखा है, जब नगर निगम के इलेक्शंस करवाए गए, नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन गए। अब एक बार फिर वही होने वाला है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की हैसियत से रैली के मंच पर जाएंगे, जनसभा में जाएंगे, रोड शो में जाएंगे और वोटर्स के बीच उतरते ही वो खुद उम्मीदवार बन जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इसी स्ट्रैटेजी को तोड़ने की कोशिश भर में देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। और देवेंद्र जी बिल्कुल सटीक ये जानकारी दे रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर यहां एक अगुवाई करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, कि ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की गई, स्ट्रैटेजी को पलट देने की कोशिश की गई और एक तरीके से कंप्लीट और रिवैम्पिंग आप इसे मान सकते हैं कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब नई स्ट्रैटेजी के तौर पर अपनाया जा रहा है कि जहां उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल भी था और आसान भी था। आसान इसलिए कि अब कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी रेस नहीं है, क्योंकि जो चुनावी मैदान में घोड़े उतारे जाएंगे वो खुद बखूबी इस बात को जानते हैं कि उम्मीदवार तो नायब सिंह सैनी बनकर सामने खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें शिकस्त देना, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों को, उनके इलेक्शन मैनेजमेंट को शिकस्त देना बेहद दुश्वार काम है। तो ऐसे में यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं अंदर मन से वो इस बात को बखूबी समझते हैं। तो ऐसे में कोई बहुत लंबी रेस कांग्रेस पार्टी में नहीं है उम्मीदवारों को लेकर, और जिन्हें सामने किया गया है वो कितने संजीदगी के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे, या वो नेता जो अब प्रचार के लिए उतारे जाने हैं, कौन कौन से स्टार प्रचारक होंगे, वो चुनावी मैदान में किस शिद्दत के साथ उतरते हैं, कितनी मेहनत वो इस चुनाव में करते हैं, इस बात पर तमाम जो आगे के इलेक्शन के परिणाम है वो निर्भर करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी एक नई स्ट्रेटेजी यहां कांग्रेस पार्टी अपनाने की कोशिश कर रही है। अब बिल्कुल नई स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी कितनी फलीभूत होगी, कितना परिणाम में परिवर्तित होगी, ये भी बेहद अहम है। देवेंद्र, हमने देखा है कि अगर हम बीजेपी से हटके बात करें, क्योंकि बीजेपी के तो मंथन चल ही रहा है, जाहिर सी बात है, नामों में खुद, जैसा महेश ने भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह देते हैं कि भाई मैं ही मेयर हूं, मैं ही नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं ही सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, जाहिर सी बात है, तो फिर कुछ इफ बट नहीं रह जाता। अब ऐसे में अगर कांग्रेस को हम समझने की कोशिश करें तो क्या जो बीते हमने एक्शंस देखे हैं पार्टी के अंदर, इंटरनल एक्शंस की हम बात करें, राज्यसभा चुनाव के बाद जो हमने लगातार जो बागी विधायक रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनको लेकर बात करें, तो क्या इस बार उनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कार्रवाई का? क्या जो एक ट्रस्ट था जिसका हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं अपनी डिबेट में भी, कि वो ट्रस्ट वापस आ पाएगा, उसका फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये बता दूं, बीजेपी ने अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया है उम्मीदवारों का, आजकल में होने वाला है। जैसे दिल्ली में मैराथन बैठक हो चुकी है इस मामले को लेकर, अब छोटी टोली की बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी हैं, खुद मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, जो और कोर कमेटी एक तरह से है हरियाणा की। देखिए उम्मीदवारों का चयन क्या हो, मंथन कैसे हो, और बीजेपी के लिए अब ये भी आसान हो गया जी कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस ने जातीय कार्ड खेला है, ब्राह्मण, पंजाबी, बैकवर्ड, बी, तीनों मेयर के पद हैं, अब बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया है कि अभी जो बचा है फील्ड में अब क्या हो सकता है, उनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। अगर कोई पंजाबी कैंडिडेट है तो पंजाबी के मुकाबले पंजाबी उतारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट्स हो जाएगा। और जो दूसरे हैं जैसे बैकवर्ड बी है, कुलविंदर कौर, एक अंबाला सिटी की बात खास बता दूं सौरभ आपको, कुलविंदर कौर सैनी है, वो जात से सैनी है, उसके पति जो हैं वो सैनी है, प्रॉपर्टी का अच्छा कारोबार है, सामाजिक काम भी करते हैं, तो सैनी कार्ड खेलने की कोशिश अंबाला में की है कांग्रेस ने। और पंजाबी चूंकि जो पिछला चुनाव था कमल दीवान
सोनीपत से आती है। देवराज दीवान के पिता कांग्रेस के कदावर नेता थे, विधायक भी रहे, अच्छा खासा नाम है। पिछला चुनाव उन्हें मेयर का लड़ा था लेकिन हार गए थे। और इसी तरीके से पंचकुला में देखिए, पंचकुला में सुधा भारद्वाज जो प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से आती है। तो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर बीजेपी से पहले उम्मीदवार फील्ड कर दिए कांग्रेस ने। अब बीजेपी के लिए समझना, रणनीति बनाना आसान है कि अब इनके मुकाबले कौन। तो वैसे चुनावी प्रचार और रणनीति जो है वो तो आक्रामक हमेशा से रही है बीजेपी की। जैसे महेश जी भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव की कमान संभालेंगे। छोटा सा हरियाणा है और वैसे भी पंचकुला और अंबाला दो जगह ऐसी है जो चंडीगढ़ से सटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अपने काम से फुर्सत में जाकर वहां चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। पंचकुला तो चंडीगढ़ से सटा हुआ महज 8-10 किलोमीटर की दूरी और अंबाला महज आधे घंटे का रास्ता है। सोनीपत थोड़ा दिल्ली की तरफ है। तो पंचकुला और अंबाला को अभी तक आपको बता दूं, तीनों जो मेयर थे ये तीनों ही पद बीजेपी के पास थे। हालांकि निखिल मदान जो थे वो कांग्रेस की टिकट पर मेयर बने थे, कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से। लेकिन विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल जी ने निखिल मदान को विधानसभा का टिकट देकर, विधायक का टिकट देकर मना लिया, बीजेपी में लाए। वो सीट खाली हुई थी, तब जाकर राजीव जैन 10 महीने के लिए बने थे। तो अब हो सकता है राजीव जैन भी मैदान में आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है वो इररेलीवेंट होगी उम्र के हिसाब से, क्योंकि अब नया चेहरा मेरे को लगता है सोनीपत में उतारेगी बीजेपी। और उसी तरीके से पंचकुला और अंबाला में भी देखिए, मैंने एक रिपोर्ट में बता दूं सौरभ, एक रिपोर्ट आ रही है आजकल कल से ही कि घमासान मच गया बीजेपी में टिकट के लिए। क्योंकि जो उम्मीदवार लाइन में हैं, जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनको लगता है बीजेपी का टिकट मिल जाए तो जीतने के चांस 90% है। और मैं भी मानता हूं चांसेस ज्यादा बीजेपी के, क्योंकि सरकार है, मुख्यमंत्री है। वास्ता दिया जाएगा कि आपको क्या काम चाहिए। जैसे 1+1 आप हमारे उम्मीदवार को जिताओ, मुख्यमंत्री आपको प्लस में फ्री में मिल रहे हैं। जो काम चाहिए मुख्यमंत्री से कहो, आपका काम होगा, विकास होगा, कोई काम नहीं अटकेगा, समस्याएं दूर होंगी, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। तो मेरे को लगता है चांसेस ज्यादा वो है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को कमजोर समझना भी अब थोड़ा सा मेरे को लगता है गफलत में ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार मैंने देखा है, हम बड़े अनुभवी लोगों से सुनते, कई बार ऐसा होता है चुनाव जो होता है रेत की दीवार की तरह होता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। कंपटीटर को कभी कम नहीं आंक सकते, हम कमतर नहीं आंक सकते। जाहिर सी बात है कि मजबूत कब कौन हो जाए, कौन कब किस पर बाजी पलट दे, ये तो चुनाव में एक एक वोट से जीत हार तय हो जाती है। महेश, अगर हम रणनीति समझने की कोशिश करें, इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर काम समझने की कोशिश करें, तो पंचकूला, अंबाला, सोनीपत के जो नगर निगम के काम हैं वो अब मौजूदा स्थिति में क्या कहते हैं? नगर परिषद हैं, पंचायतें हैं, इनके जो काम हैं क्या वो सिरे चढ़ पा रहे हैं? जो लगातार दावे भी किए जाते रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बेहद छोटे होते हैं, हम जैसे कहते भी नर्सरी के चुनाव होते हैं, कई बार इनके कामों को क्या सिरे चढ़ा पाते हैं जो पूर्व में हुए हैं? कितने अधूरे पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं, वो भी एक अहम सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर पूरे हरियाणा को समझने की कोशिश की जाए तो तमाम नगर निगम क्षेत्रों में अच्छा खासा कामकाज हुआ है। नगर निगम की जो भूमिका है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बेहतरीन शहर के तौर पर तमाम अलग अलग नगर निगमों की तरफ से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की सौंदर्यकरण की बात की जाए, शहरों में बेहतर सड़कों की बात की जाए, पेयजल की बेहतर व्यवस्था की बात की जाए, इसके अलावा जो पौधारोपण की बात है वो की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, किसी तरह के सैनिटेशन को लेकर एक बड़ी व्यवस्था खड़ी करने की बात हो, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधुनिकीकरण किया गया है, RF टैगिंग सिस्टम किया गया है ताकि हर एक घर से कूड़ा उठाया जा सके। तो ये मानकर चलिए कि एक बेहतरीन शहर के तौर पर विकसित करने की, ना सिर्फ मैं हिसार की भी कहूंगा, मैं तमाम अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों की कहूंगा, एक बेहतरीन विकसित शहर के तौर पर जो है शहरों को विकसित होते अब देखा जा सकता है। और एडवांटेज की जहां तक बात की जाए तो बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, फिर नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार, फिर ये भी आप मानकर चलिए कि फर्टिलिटी देखी जाती है। कोई भी चुनाव हो तो जमीन कितनी उपजाऊ है, ये इस बात पर, फसल का जो कुल उत्पादन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बीज किस क्वालिटी का है और जमीन कैसी है। ये मानकर चलिए कि जीटी बेल्ट की जो जमीन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। आप बीते 11 सालों के इलेक्शंस को आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी को कहीं फायदा मिलता है, बिल्कुल नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक जीत जो है कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते परिणाम बदल गया। तो ये मानकर चलिए कि अभी
फर्टिलिटी के लिहाज से जीटी बेल्ट एक फर्टाइल क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के साथ अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो हो सकता है कि चैलेंज जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ विकट भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी रख दे, लेकिन ये आने वाले वक्त की बात होगी। फिलहाल जो सवाल आपका था, विकास कार्य करवाए गए हैं, तमाम नगर निगम क्षेत्रों में करवाए गए। बिल्कुल बेहद अहम है और काम के दम पे ही जनता भी वोट करेगी और लोगों में भरोसा भी बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और भरोसा ही जनता का जीतना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंदरूनी द्वंद्व इतना है कि भाई जीते तो कैसे जीते, भरोसा कैसे कमा पाएं। जब भरोसा नहीं कमाएंगे तो जनता भी कैसे भरोसा करेगी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, अब निकाय चुनाव में, बीते चुनाव में देखा हमने, और अब फिर से ये निकाय चुनाव। अब सवाल बेहद अहम कि देवेंद्र, तैयारियां हैं, तैयारियों का हम जिक्र करते रहे, आपने कुछ नामों का भी जिक्र किया जो बीजेपी की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। क्या कुछ नाम क्लियरली आप आ रहे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि भाई इन नामों का दावेदार ज़्यादा हो सकते हैं? मेयर पद के लिए ये हो सकता है और अन्य पदों के लिए ये सब हो सकते हैं। देवेंद्र, चलिए वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, सवाल मेरा यही है, शायद आपने सुना होगा कि अगर बीजेपी की तैयारियों के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी की तैयारियों का सानी नहीं है, कांग्रेस से उसकी कोई बराबरी नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब तैयारियों में जो उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी इस बार दांव खेल सकती है या जिसकी प्रोबेबिलिटी मानकर चले कि हाँ हो सकती है? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है? चलिए देवेंद्र, मेरा यही सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए तैयारी की जहां तक बात है सौरभ, तैयारियों में तो अब समय नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, अब जो पार्षद पद के हैं उन पर मंथन चले। और बीजेपी भी मेरे को लगता है आज कल में, चूंकि बीजेपी को थोड़ा खटका जरूर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से थोड़ा अब संगठन बना है। और आपको बता दूं, हम अपने दर्शकों को एक दो दिन से ये बताते भी रहे कि कांग्रेस की रणनीति बदली हुई है। जिस तरीके से राज्यसभा विवाद वाले मामले में 5 विधायकों पर तुरंत कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है, उसके बाद जिस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान पहले किया गया है, और भी कुछ चीज़ें हैं। जब से राहुल गांधी ने कमान हाथ में लिए, प्रदेश नेतृत्व पर भी दबाव है, हाईकमान की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करना है और बीजेपी का मुकाबला मजबूती से करना है। लेकिन सौरभ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बीजेपी अभी भी 21 है मेरे हिसाब से, अभी भी 21 है, ड्राइविंग सीट पर मैं ये मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस को कम से कम, कांग्रेस 3 में से मेयर की एक आध सीट जीत जाती है तो उसका हौसला, मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा। जोश वैसे कांग्रेस का बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस अगर अच्छा मुकाबला दे पाई, मैं तब भी मानूंगा कि कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात होगी। भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन करीबी मुकाबला दे पाई, इसी कांग्रेस की जीत होगी। और आगे चूंकि 3 साल की, 3.25 साल की लड़ाई आगे पड़ी है, तो कार्यकर्ता और एकजुट हो गए, उनको लगेगा, एहसास होगा, फीलिंग कि हाँ हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो कांग्रेस, मेरे को लगता है अगर कोई एक आध सीट जीत जाए या नजदीकी मुकाबला दे दे राज्यसभा चुनाव के बाद एक आध जीत आ जाए, तो मेरे को बड़ा बूस्टर होगा ये कांग्रेस की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बूस्टर भी होगा और कहीं आत्मविश्वास भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भर जाता है कि जब पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, उम्मीदवार जीतते हैं, तो कार्यकर्ता को भी लगता है कि चलो भाई अब हमारा भी नंबर हो सकता है। जैसे कि बीजेपी के कुछ एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। महेश, अब अगर जैसे कि तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों के हिसाब से अगर और डीप हम समझने की कोशिश करें, जातीय कार्ड जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, सुधा भारद्वाज ब्राह्मण हैं, कुलविंदर कौर सैनी जो है वो बैकवर्ड कास्ट हैं, कमल दीवान पंजाबी हैं, तो जातीय समीकरण का एक बड़ा कार्ड देखा गया है। हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि भाई कुमारी शैलजा अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाती रह गई, नहीं मिला, गोगी को दिलाती रह गई, भाई उनके दावेदारों को टिकट नहीं मिला, हुड्डा अपने ही ड्राइविंग सीट पर खेलते रहे। क्या इस बार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और अगर कर रही है तो कितने हद तक कामयाब हो पाएगी? संगठन के लिहाज से भी अगर समझे तो वो क्या नजर आता है? देखिए, जातीय समीकरण को साधने की मजबूरी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव का जिक्र चल रहा था तो पूरे इलेक्शन में जाट और गैर जाट का जिक्र लगातार चलता रहा। अब गैर जाट को अगर साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई, तो गैर जाट लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पलड़े को भारी करने का काम कर रहा है, लगातार ओबीसी वोटर्स की अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी के समर्थन में जिस तरीके से अंधाधुंध वोटिंग ओबीसी वोटर्स की तरफ से नायब सिंह सैनी के चेहरे
को देखकर की गई और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये मानकर चलिए कि जीटी बेल्ट गैर जाट इलाका माना जाता है और गैर जाट इलाके में भी जातीय जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, उन डिसाइडिंग फैक्टर्स को, चाहे ओबीसी वोटर्स की बात की जाए, चाहे ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए, चाहे पंजाबी वोटर्स की बात की जाए, ये सब कुछ इक्वेशंस को सेट करने की कोशिश इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी काउंटर स्ट्रेटजी का जो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के पास बन गया है, क्योंकि बीते इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो करीब करीब एक दशक से कांग्रेस पार्टी जो है नॉमिनेशन के तारीख, आखिरी तारीख आने से ठीक पहले जो है अपने उम्मीदवारों को उतारती थी और आनन फानन में फिर आगे की कोशिशें शुरू की जाती। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एडवांटेज ये है कि काउंटर स्ट्रेटजी यहां पर तैयार की जा सकती है कि कांग्रेस अगर ब्राह्मण उतार रही है तो फिर काउंटर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी जातियों को सामने खड़ा किया जा सकता है। ये फायदा, ये एडवांटेज इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास बना हुआ है। लेकिन ये मानकर चलिए कि इस बार की इक्वेशंस नई इक्वेशंस होंगी, नई स्ट्रेटजीज पर काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्ट्रेटजीज जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस्तेमाल करती रही हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। देवेंद्र, शॉर्ट में 30 सेकंड्स में आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नाम कब तक ला सकती है? कहा जा रहा है कि जल्द हो सकती है, कब तक आ सकती है? शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, बीजेपी के लिए अब ये है कि जितना समय बचा है बीजेपी और तेज दौड़ लगाए। हालांकि कांग्रेस से आगे निकल सकती है, लेकिन कांग्रेस ये है कि कांग्रेस थोड़ा सा सफर तय कर चुकी है। बीजेपी को ओवरकम करने के लिए अब तेजी से फैसले करने होंगे, मैदान में उतरना होगा, और मेरे को लगता है बीजेपी ये सब करने में सक्षम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव में गढ़ बचाने की चुनौती है और चुनौती पर कौन कितना सटीक बैठ पाएगा, कौन कितनी बेहतरीन पारी खेल पाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसा ये कहा जा रहा है, जल्द हो सकता है। रणनीति किस पार्टी की किस पर भारी रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं लीड लेती नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की भी है कुछ जगह, और अब इन निकाय चुनाव में क्या कुछ परिवर्तन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।